गारंटी लेता हूं कि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे। आइए तो बात करते हैं हमारे अगले सैंपल पेपर जो है मैथमेटिक्स बेसिक के लिए। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है टर्म 2021 से लेकर 2022 यानी कि सेकेंड टर्म के बच्चों के लिए, उसमें मैं सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ऑलरेडी डिकोड कर चुका हूं। अब मैं लेकर आया हूं सैंपल पेपर मैथमेटिक्स बेसिक वालों के लिए, उनके लिए मैं डिकोड करूंगा। पेपर का पैटर्न आप देखेंगे सेम है। मैं आपको बता दूं पेपर में 3 सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और तीनों सेक्शन मिलाकर आपके टोटल क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 14। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको क्वेश्चंस में कोई भी चॉइसेस नहीं दे रखी हैं। 14 क्वेश्चन आपको दिए हैं और आपको वो 14 के 14 क्वेश्चंस करने हैं। सब इंटरनली चॉइसेस आपको दी गई हैं, जैसे कि सेक्शन ए, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या पैटर्न में रहने वाला है। सेक्शन ए में आपके टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का हो गया। 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर किन्हीं भी 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं व्हाट इज मीनिंग बाय इंटरनल चॉइस, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही 2 पार्ट होंगे और करके आपको एक और क्वेश्चन दे रखा होगा। तो वो आपका डिसीजन होगा कि आपको ऊपर वाला पार्ट करना है या नीचे वाला पार्ट करना है। आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है उनमें से। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी 4 क्वेश्चन से कंसिस्ट करता है। सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। सेक्शन ए का कितने मार्क्स का था? सेक्शन ए का 2 मार्क्स का था। सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। इसके अंदर आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दी गई होगी, यानी कि 4 टोटल क्वेश्चन है और 4 में से किसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। इसका हिसाब से भी 4 दिए 12, ये आपका जो सेक्शन है कितने मार्क्स का हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि आपका सेक्शन सी जो होने वाला है वो 16 मार्क्स है, यानी कि हाईएस्ट जो कवरेज रहने वाली है, वेटेज रहने वाली है वो सेक्शन सी से होने वाली है। इसके थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे, प्लस इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। साथ साथ आप ये नोट कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपके स्टडी यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में केस स्टडी बेस्ड होने वाले हैं। आपको टोटल टाइम जो मिलने वाला है पेपर के लिए वो 2 आवर्स मिलने वाला है और पेपर आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव टाइप है। पिछली बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया था, अब की बार सब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। देखो 12 और 16 टोटल मिला के आपके पास मैक्सिमम मार्क्स जो आपको दे रखे हैं वो 40 मार्क्स का पेपर जो 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। पेपर का पैटर्न बहुत सिंपलिस्टिक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में वैसी चॉइस नहीं दे रखी, यानी कि टोटल क्वेश्चन 14 है तो आपको 14 के 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सम इंटरनल चॉइसेस आर देयर। इसके अलावा मैथमेटिक्स बेसिक का ये छोटा सा डिकोड मैंने आपको करके बताया है। आइए बात करते हैं अब सिलेबस की। टर्म 2 के सिलेबस के अंदर हमारे पास आने वाला है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 9 आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था पिछले टर्म में। इस टर्म में आपको उसकी एप्लीकेशंस वाला चैप्टर पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 9। चैप्टर 10 सर्कल है, कुछ आप में से सभी ने 9th में भी सर्कल पढ़ा होगा ये। उसके बाद चैप्टर 10 सर्कल 10 आपके 10th में भी है। चैप्टर 11 आपका कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। हम पेपर सॉल्व करते करते ये भी देखेंगे कि सीबीएसई ने किस तरीके का पेपर बनाया है और किस सब्जेक्ट को, यानी कि किस सब्जेक्ट कह रहा हूं, किस चैप्टर को कितनी वेटेज दे रखी है आपके सैंपल पेपर में। इससे हमारे को ये आइडिया मिलेगा कि हमारे को किस तरीके से पेपर के लिए, आपके जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो हम जब सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रखे हैं और किस चैप्टर की इन्होंने ज्यादा वेटेज दे रखी है। उसी तरीके से हम फिर अपना सिलेबस कवर करेंगे ताकि हमारे 40 आउट टू 40 आ सके। एक बात मैं आपको बता दूं, 40 स्कोर करना इजंट अ बिग डील। आप चाहें तो आप कुछ ही समय की मेहनत पर, अगर आपने अभी तक भी कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप सिर्फ 1 महीने अगर आप सही से पढ़ लेते हैं हमारी वीडियो, हम आपके लिए सभी सैंपल पेपर्स की वीडियोस लेकर आएंगे। सबसे पहली वीडियो हमारी मैथमेटिक्स बेसिक्स में होने वाली है, सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर टर्म 2
इसके बाद जैसे जैसे सैंपल पेपर इस टर्म के लिए रिलीज होते जाएंगे, मैं सभी के सोल्व अनसोल्व वर्जन्स आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो आप सिर्फ वो वीडियोस देखकर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करके ही 10 से 12 सैंपल पेपर अगर आप थ्रू आउट द सेशन सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप 40 आउट टू 40 स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सैंपल पेपर डिकोड करना। सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करेंगे, 2, 3 एंड सेक्शन ए, बी एंड सी। इस तरीके से हम अपना पूरा सैंपल पेपर आज सॉल्व करेंगे। इसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ही हमारा किस चैप्टर से पूछा गया है? चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। जिनकी डिग्री, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म है, यानी कि आपकी सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। तो आपकी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी वो कुछ इस फॉर्म की दिखेंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो a है इसमें कुछ चॉइसेस होती है। a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो गई, और अगर ये टर्म ही नहीं रहेगी तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नहीं रहेगी। अब हमारे को उसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स और जीरो सेम बात होती है। रूट्स वो वैल्यू होती है x की जिनके लिए ये इक्वेशन किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगा? x की ऐसी कौन सी वैल्यू को हमें रखना चाहिए कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके इस सिलेबस में सिखाए गए होंगे। आप लोगों ने पढ़े होंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, और दूसरा आपका है डिटरमिनेंट मेथड। तो अब आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। बच्चे डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो बेसिकली फॉर्मूला होता है, पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन मिडिल टर्म से समझा दूंगा। आप चाहें तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से भी डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। मिडिल टर्म का क्या मतलब है? यहां पर आपको कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 3 टर्म्स नजर आ रही हैं। इसमें से जो बीच वाली टर्म है वही आपकी मिडिल टर्म, यानी कि 7x आपकी मिडिल टर्म आ गई। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है? आपको जो बीच वाली टर्म होती है, 3 टर्म्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो बीच वाली टर्म होती है उसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है कि प्लस या माइनस करने के बाद जो 2 टर्म्स आई है उनको प्लस या माइनस करने के बाद आपकी वही सेम टर्म आनी चाहिए जो आपके मिडिल में थी, ठीक है। और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? जो आपके मल्टीप्लाई आएगा इनका और इसके प्रोडक्ट के बाद, यानी कि आप अपनी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इसको स्प्लिट करने के बाद जो 2 पार्ट आएंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। आइए करके देखते हैं इसको। थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमारे को ये वाली टर्म स्प्लिट करनी है। बाकी की टर्म ऐसी कैसी रहेगी? पहली टर्म ऐसी रहने वाली है, लास्ट टर्म ऐसी रहने वाली है, ठीक है। हमारा चेंज क्या होने वाला है? अब हमारा चेंज सिर्फ बीच वाली टर्म होने वाली है, और वो भी किस तरीके के, किस सेंस में चेंज होने वाली है? हम इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि वो जो भी हम करने वाले हैं वो इसी का पार्ट होने वाला है। अब देखो 7x को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि 7x से जो टर्म निकल कर आए हमारे पास, मान लो हमारे पास एक टर्म आएगी ax और एक टर्म आएगी bx। इनका जो प्रोडक्ट है ax का bx के साथ वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि 3x का स्क्वायर इनटू में आपका लास्ट यानी कि कांस्टेंट, इसके बराबर आनी चाहिए। यानी कि आपकी जो ये 2 टर्म्स होंगे, और ये 2 टर्म्स कहां से आई? इनको आपने 2 हिस्सों में बांटा तो वो 2 टर्म्स हो गई ax और bx, ठीक है। तो आइए क्या होगा इसका जल्दी से पता लगाते हैं। देखो यहां पर अब आपको क्या नजर आ रहा है? ab x का स्क्वायर किसके, यानी कि ab किसके बराबर होना चाहिए? माइनस 18 के बराबर होना चाहिए। 18 का एलसीएम ले लो आप जरा। 18 का एलसीएम क्या आएगा आप लोगों के लिए? करेक्ट, ये एलसीएम आ रहा है। अब जो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो इस एलसीएम के बेसिक पे बनेंगे। यहां से आपको 2 तरीके के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इन तीनों में से 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस
या माइनस करने के बाद आपका क्या है 7x है, -7x है। देखो मल्टीप्लाई करके तो -18 आएगा ही क्योंकि वो उसी का एलसीएम है, प्लस या माइनस करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए -17 आना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लो, एक प्रोसीजर है छोटा सा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये सब करना भी नहीं पड़ेगा। आप देख के बता दोगे कि इस टर्म को मैं किस चीज में मल्टीप्लाई डिवाइड करूं या फैक्टर बनाऊं कि इसके जो दो फैक्टर आएंगे वो इन दोनों के मल्टीपल में हो। ठीक है, अब देखो 2 3 और 3, अब अगर मैं 3 2 6 लेता हूं और 3 लेता हूं तो 6 + 3 9 होता है और 6 - 3 3 होता है। 7 बना क्या? नहीं बना। अब देखो 3 3 जा 9 और 9 और 2 ये दो फैक्टर बन गए। यस, 9 - 2 7 होता है, यानी कि हमारे को बेसिकली फैक्टर मिल चुके हैं 9 और 2, यानी कि हमारा एक हो जाएगा 9x और एक हो जाएगा 2x, यानी कि एक हो गया 9x, एक हो गया 2x। पर अब क्वेश्चन क्या है कि इनके आगे साइन क्या होने वाला है? 9 और 2 को हमारे को माइनस करना पड़ेगा तब जाकर 7 आएगा। ठीक है, और 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, यानी इन दोनों को माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो यहां पर तो मैंने माइनस लगा दिया, क्यों? अभी समझ आएगा आपको। और यहां पर प्लस लगा दिया। देखो माइनस करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं माइनस प्लस करूं या प्लस माइनस करूं। क्यों? दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस प्लस प्लस। तो मेरे पास ये दो सेट बनते हैं, या तो मैं इसको माइनस इसको प्लस रखूं या मैं इसको प्लस इसको माइनस रखूं, तभी ये दोनों टर्म मेरी सब्ट्रैक्ट होंगी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने इसी को माइनस क्यों रखा? मेरे को यहां पे कौन सा साइन चाहिए? माइनस का। जब ये दो टर्म्स माइनस होंगी तो किसका साइन लिया जाएगा? इनमें से जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म कौन सी है? ये वाली टर्म बड़ी है, तो इसका साइन लिया जाएगा। आई होप कि आपको मिडिल टर्म मेथड जिस बच्चों को नहीं आता था, इस वीडियो के बाद, इस क्वेश्चन के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियरली पिक्चर जो नजर आएगी। अब देखो इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, बचा क्या? x। यहां पर क्या बचा? 3। इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, बचा क्या? x - 3। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपने सही किया है या नहीं, ये पता लगाने का तरीका है कि आपकी ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अब देखो इन दो टर्म्स के अंदर से x - 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? 3x + 2, ये भी 0 के बराबर। अब देखो x - 3 0 के बराबर हो गया, 3x + 2 0 के बराबर हो गया। x आ गया आपका 3 और x आ गया आपका -2/3। ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यूज और यही है आपके रूट्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नोट डाउन कर लो इसको। Our नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पहले ही क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, यानी कि मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये 1 का और पार्ट है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन 1 कराया, वो 1 का और पार्ट था, ये दूसरा और पार्ट है। आपके पहले ही क्वेश्चन सेक्शन ए में क्या दे रखी है? चॉइस दे रखी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हो, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी कि आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो रूट्स होने वाले हैं वो रियल और इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? और आपको इक्वेशन क्या दे रखी है? सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन दे रखी है 3x² + kx + 3 = 0। आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो रूट्स दे रखे हैं वो रियल एंड इक्वल दे रखे हैं। आइए पहले कुछ एक छोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले d देखो, d क्या होता है? b² - 4ac। अगर मेरे को डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है तो डिटरमिनेंट होता है आपका b² - 4ac। अब आओ अगला क्या काम है। आपको 3 केसेस दे रखे होते हैं, केसेस दे रखे हैं। पहला केस है जब d 0 से बड़ा हो, दूसरा केस है जब d 0 के इक्वल हो, तीसरा केस है जब d 0 से छोटा हो। यही 3 वैल्यू आ सकती है पॉसिबल। यानी ये पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास d या तो 0 से बड़ा आएगा, हो सकता है 0 आ जाए, और हो सकता है 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव आए। जब d 0 से बड़ा होता है यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो उसके रूट्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रियल रूट्स। नेचर क्या होता है? रियल, क्योंकि वो रियल नंबर होते हैं। और वो होते कैसे हैं? डिस्टिंक्ट, यानी दो अलग अलग रूट्स आते हैं आपके, दोनों की वैल्यू जो अलग होती है अलग अलग होती है। जब d 0 के इक्वल होता है तो जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रियल।
फिर से रियल, अगर डी जीरो के भी इक्वल है तो आपकी जो नेचर है वो रियल, पर आपकी बार चेंज क्या है कि यहां पर जो रूट्स आते हैं वो इक्वल आते हैं, दोनों जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। दोनों क्यों बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस यानी कि दो रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के तीन, इसी तरीके से लीनियर के एक, ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी। अगर डी जीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो यहां पर जो नेचर हो जाता है वो इमेजिनरी हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है अगर डी जीरो से बड़ा है, ये कंडीशंस है, डी जीरो से बड़ा कब होगा, जब रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट दे रखे होंगे, डी जीरो के इक्वल होगा तो रियल रूट्स लेकिन इक्वल। अब देखो आपको क्या दे रखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि ये वाली कंडीशन आपको करनी है। तो आइए पहले मैं यहां इसको सॉल्व कराता हूं। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है k, सी की वैल्यू क्या है 3। डिटरमिनेंट मेथड लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4 3 कितना हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 36। अब बताओ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर ये कंडीशन है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, तो यानी कि हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, अब कुछ ऐसी दिखेगी। अब यहां पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 36 को उधर ले जा सकते हैं, k स्क्वायर 36, और अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दो मेथड समझाऊंगा, जिन बच्चे को जो समझ आए वो करना। जब ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो ये 36 आ गया। अब देखो 36 के बाहर क्या निकलेगा, ध्यान से बताओ, 36 के बाहर निकलेगा प्लस माइनस 6। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि प्लस माइनस 6 का क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूं, 36 किसका स्क्वायर रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी 36, और 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी 36। तो हमारे को नहीं पता कि यहां पर कौन से वाला 6 हो सकता है, माइनस 6 भी हो सकता है, प्लस 6 भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी हम किसी चीज के स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी कोई भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर कभी भी रूट के अंदर नहीं आ सकता, ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो यहां पर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या तरीका है, k का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वेरी गुड। तो अब ये बन जाएगा k प्लस 6 और k माइनस 6। अब ये हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k आ गया माइनस 6 और k आ गया 6। आंसर दोनों समय पे सेम आया। यहां पर भी जो k की वैल्यूज आई है, देखो एक बार मैं लूंगा प्लस 6 और एक बार लूंगा माइनस 6, दोनों समय पे सेम आई है। तो जिस बच्चे को जोन से वाला कॉन्सेप्ट समझ आता है वो उस वाले कॉन्सेप्ट से ये समझ सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका कौन से चैप्टर से पूछा गया है, करेक्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। आइए देखें क्या पूछता है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर का क्यूब। मार्क कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखी है 64 सेंटीमीटर का क्यूब, आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म आर क्यूबॉइड। 3 क्यूब है, तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। तो देखो फिगर भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, 3 क्यूब्स हैं, इनको एंड टू एंड जोड़ा गया, तो ये कुछ एक क्यूबॉइड को फॉर्म करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि जितना भी एरिया आपको दिख रहा है हमेशा चारों तरफ से इस क्यूबॉइड का, वो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द, ए क्या है, लेट ए बी द साइड या एज ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यानी कि ये जो दे रखी है आपको ए दे दी। अब ये तीनों आइडेंटिकल क्यूब है तो सबकी ए होगी, ठीक है, ये आपके ए हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, क्यूबॉइड, ये जो आपका क्यूबॉइड है इसमें ये आपका लेंथ हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर लिख लो लेट एल बी एंड एच बी द लेंथ
breadth and height of cuboid। सबसे पहले तो आपको देखो क्या नजर आ रहा है, लेंथ किसके बराबर होने वाली है, 1 2 3, 3a के बराबर होने वाली है क्योंकि जुड़ गए हैं ना, तो जो लेंथ हो गई वो तो आ गया आपका 3a। अब देखो हाइट किसके बराबर रहने वाली है, हाइट तो इतनी रहेगी, तो h आ गया आपका a, और ब्रेथ कितनी आ गई आपकी, आप देख पा रहे हो ये भी आपका a है, तो ये इतनी ब्रेथ हो गई, तो ये आ गया a। यानी अगर मैं a फाइंड कर लेता हूं तो मुझे l, h और b मिल जाएंगे, और अगर l, h और b मिल जाते हैं तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लूंगा। सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेकिन होता क्या है, ए का क्यूब 64, अब ये ए इधर और ये इधर आ जाएगा क्यूब रूट में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, तो ए आ गया 4। तो देखो एल कितना आ गया, एल आ गया 3 इंटू में ए यानी कि 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर, बी आ गया ए यानी कि 4 सेंटीमीटर, एच आ गया ए यानी कि 4 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अब जरा देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है इसका, आपकी बुक में भी डायरेक्ट दे रखा होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, L इंटू में B, B इंटू में H और H इंटू में L। पुट करो 2 L की जगह 12 इंटू में 4, 4 इंटू में 4 और 4 इंटू में 12। सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 यह आ गया 48, यह आ गया 16, यह आ गया कितना 48, यह आपके सामने सारी चीजें आपके सामने हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करते जाना है, इससे ज्यादा आपको इस पूरे उसमें कुछ नहीं करना। अब देखो 48 प्लस 48 96, 96 प्लस 16 कितना होता है 112, यहां लिख रहा हूं मैं 2 इंटू में 112 और 2 इंटू में 112 यानी 224 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आया है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो, फाइंड द, क्या निकालना है हमें, साफ दिख रहा है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन आया है आपका। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सबसे पहले एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि जो मीडियन हम क्लास 10th में करने वाले हैं ये बाकी मीडियन से कैसे अलग है। आपने अभी तक भी मीन, मीडियन, मोड वगैरह करे होंगे और आपको बहुत आसान भी लगे होंगे कि मीन क्या था, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी होंगी सबको प्लस कर देंगे और जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उससे डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। मीडियन क्या करते थे, आप जितनी ऑब्जर्वेशन को दी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करते थे और जो बीच में आने वाली वैल्यू होती है उसको आप मीडियन बोला करते थे। मोड भी आपके लिए आसान था। मोड में क्या करते थे आप लोग, मोड में जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी उसको ध्यान से देखते थे और जोन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही होती थी वो आप मोड के उसमें लिख देते थे। वो जो डेटा हुआ करता था वो अनग्रुप डेटा था, आपको हर एक फ्रीक्वेंसी अलग से दे रखी होती थी, हर एक ऑब्जर्वेशन अलग से दे रखी होती थी। क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं 100 में से, आपको अलग अलग दे रखे होते थे, कोई ग्रुपिंग नहीं कर रखी होती थी। लेकिन अब मान लो आपके पूरे स्कूल का आपको डेटा चाहिए, पूरे स्कूल में 50 बच्चे तो होंगे नहीं, 50 बच्चों का अलग अलग मार्क्स याद कर पाना एक समय पे पॉसिबल, लेकिन 5000 बच्चों के 100 में से कितने मार्क्स आए ये आप हमेशा याद रख पाए ऐसा जरूरी है नहीं। इसी के लिए डेटा को क्या कर दिया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है, उनको एक फ्रीक्वेंसी रेंज में लिया जाते हैं। अब देखो आपके पूरे स्कूल में 5000 बच्चे थे, 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपने डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड किया कि भाई 0 से 10 के बीच में जिनके आए हैं वो एक कैटेगरी,
10 से 20 के बीच में आए हैं वो एक कैटेगरी। इस तरीके से सारे जो नंबर स्टूडेंट्स के थे वो इस कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। और आपको कैटेगरी क्या याद रखनी है, टोटल 10 कैटेगरीज याद रखनी है कि भाई 0 से 10 इतने बच्चों के आए, 10 से 20, 50, 60 इस तरीके से इतने बच्चों के आए और आपको एक डेटा आपके सामने नजर आएगा। इसी डेटा को क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो जो अनग्रुप डेटा था उसमें मीन, मीडियन, मोड निकाल पाना ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू ग्रुप। लेकिन ये भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताना कि ये आसान नहीं था क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को मीडियन दिया है, यानी हमारे को मीडियन निकालना है। ये आपको एक टेबल दे रखी है जहां पर ये जो रन्स की कैटेगरी दे दी, देखो यहाँ पर भी क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया ना, 0 से 20 के बीच में जितने रन बनाए, 20 से 40 के बीच में रन बनाए गए, 40 से 60, और कितने स्टूडेंट ने इसके बीच में रन बनाए वो ये दे रखा। अब आओ मीडियन निकालने का तरीका बताता हूं। यहां पर मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सबसे पहले हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जो L होता है वो हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आप पूछोगे कि मीडियन क्लास क्या होती है, वेट करो सब बताएंगे, मीडियन क्लास पर अभी आएंगे, पर उससे पहले L जान लो। L क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखो ये आपकी लिमिट दे रखी है क्लास इंटरवल, इसमें जो छोटी साइड होता है ये आपका लोअर लिमिट होता है। H क्या है आपके पास, H आपका क्लास साइज। जरा ध्यान से देखो इनके बीच में कितना गैप आ रखा है, ये आपका क्लास साइज को डिनोट करता है। N क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको टोटल जितने भी स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो आपका N कहलाएगा। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इन्हीं में से एक क्लास मीडियन क्लास कहलाने वाली है। चलो मैं बता ही देता हूं मीडियन क्लास क्या होती है, जिसके अंदर आपकी वैल्यू आने वाली है। सब बच्चों को पता है मीडियन क्या होता है। मीडियन वो एक बीच की वैल्यू होती है जिसके 50% इस तरफ लोग होते हैं और 50% इस तरफ लोग होते हैं, वो बीच में खड़ा हुआ है। आधी वैल्यूज इधर है, आधी वैल्यूज इधर है, यानी कि आधी वैल्यू उससे छोटी होने वाली है, आधी वैल्यूज उससे बड़ी होने वाली है। वो बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो डाटा का जो बीच की सेंटर वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को जो बताती है वो आपकी मीडियन होती है। तो यहां पर भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो जो स्कोर हमारे उस मैच में बनाए गए हैं उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं कि भाई बाकी 50% बच्चों ने उससे कम बनाए, उसके बाद 50% बच्चों ने उससे ज्यादा बनाए, पर वो जो एक पॉइंट था वो बीच का पॉइंट कहलाएगा, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को बताएगा। तो वो जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी वो इन्हीं मार्क्स के इन्हीं रन्स के अंदर कहीं होने वाली है। तो हमारे को वो जो क्लास, ये देखो ये क्लासेस हैं, तो जिसके अंदर वो मीडियन की वैल्यू आने वाली है वो हमारी क्लास कहलाएगी। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। CF देखो क्या होता है, CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको ये तो पता चल गया 0 से 20 4 बच्चों ने बनाए, 20 से 46 बच्चों ने बनाए, पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि इसकी रेंज बढ़ाते जाते हैं और फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं। देखो कैसे, अगर मैंने आपसे पूछा ये है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि 0 से 20 के बीच में तो 4 आ गए, चलो भाई 4 आ गए, लेकिन यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब 20 और 40 के बीच में नहीं देखेगी, इसने अपना स्टार्ट कर दिया 0 से। तो अब 0 से 40 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसीज आई, जरा ध्यान से देखो, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका रन 0 से 40 के बीच में था। तो ये 4 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये इसके अंदर है, और ये 6 बच्चे भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10। इसी तरीके से 0 से 60 के बीच में ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 10 और ये 15, इसी तरीके से 18, इसी तरीके से 22। अब ये ध्यान से देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, इसको ऐड कर लो तो ये आपका n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n, चाहे इसको स्मॉल में डिनोट कर लो चाहे कैपिटल में। तो n कितना आ गया, 15, 15 3 18 और 4 22 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको रब करते हैं। फॉर्मूला आपने लिख ही लिया होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे को क्या क्या मिला। हमारे को मिल गया n जो है वो 22 है, ठीक है। हमारे को L अभी नहीं मिलेगा, चलो मीडियन क्लास निकालते हैं पहले। हमारे को n मिल गया 22। मीडियन क्लास का पता कैसे चलेगा, n को डिवाइड कर दो 2 से। n को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, तो n/2 कितना आएगा, 22/2 यानी कि 11। अब सर ध्यान से देखो ये 11 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आ रही है, 0 से 20 के बीच में 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। 0 से 40 के बीच में 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहां पर 10 आ रहा है, यानी कि 0 से 40 के बीच में 10 तक आके रुक गई गाड़ी। अब 0 से 60 वाले के बीच में 11 आ रहा है, क्योंकि ये 10 से 15 जो है इसके बीच में आ रहा है। तो ये कौन सी वाली मीडियन क्लास कहलाई, ये इसके अंदर आ रहा है, इस क्लास के अंदर।
तो यही आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। तो आपकी मैं लिख देता हूं, मीडियन क्लास क्या आ गई आपकी, मीडियन क्लास आ गई आपकी 40 to 60। अब यहां से सारी वैल्यू निकलती आ जाएंगी। एल क्या हो गया, एल जो है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 40। अब आपकी एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। एफ कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो सी एफ क्या आ गया, सी एफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, कौन सी, मीडियन क्लास से ऊपर वाली। देखो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो इससे ऊपर वाली कितनी हो गई, इतनी हो गई 10। एच कितना है, इनके बीच का गैप देखो 20 है, n/2 आपके पास आ गया। चलो मीडियन निकाल देते हैं। तो मीडियन क्या आ गया, L की जगह 40 प्लस n/2 की डायरेक्ट वैल्यू 11 माइनस CF की वैल्यू 10, F की वैल्यू 5 और H की वैल्यू 20। इससे ये कट गया 4, 40 प्लस 11 माइनस 10 1 इंटू में 4, तो मीडियन आ गया 44। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ 50% बच्चों के जो मार्क्स रन है वो 44 से ज्यादा हैं और 50% बच्चों ने 44 से कम स्कोर किया है। तो अब बताओ किसकी तरफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या आ गई, 44 उसकी सेंट्रल टेंडेंसी आ गई। ठीक है, इसने आपके पूरे जो डेटा को था उसको एक सेंट्रल स्कोर पे आके रोक दिया। वो सेंट्रल स्कोर था 44, यानी कि एक जो ऑन एन एवरेज वैल्यू थी वो कितनी निकल कर आ गई, 44 निकल कर आ गई। बाकी बच्चे या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 4, 9, 14। आपको एक एपी दे रखी है, इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर इस एपी की पहली टर्म चेंज हो जाए और 6 हो जाए, एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, कॉमन डिफरेंस वही रहे जो इसका था, देन राइट द न्यू एपी। तो उसको लेकर आपको एक नई एपी फॉर्म करनी है। देखो क्या कह रहे हैं, एपी दे रखी है सबसे पहले आपको 4, 9, 14, ये आपकी एपी आ गई। ठीक है, अब ये एपी आ गई तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। डी क्या आएगा, आपको पता है डी का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो A2 कितनी हो गई 9, A1 कितना है 4, कितना आया, कॉमन डिफरेंस आ गया 5, यानी कि आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वो आपसे कह रहा है कि पहली टर्म चेंज करके 6 कर दो। कर दी भाई पहली टर्म। अब जो न्यू एपी आएगी, देखो न्यू एपी, तो इसकी जो पहली टर्म आई क्या होती है, एक बार तो आपको एपी की जनरल फॉर्म देख लो पहले। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये आपकी एक एपी होती है। तो इसकी जो पहली टर्म आई वो आ गई 6। अब ये आगे एपी बनानी है मुझे, कैसे बनाऊंगा आगे की एपी, ध्यान से देखो। ये तो आ गई मेरी ए आ गया 6, मेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगी A2, ये होती है A1, तो A2 होगा A प्लस डी यानी कि 6 प्लस 5, क्योंकि मुझे D चेंज नहीं करना है, D मेरे को बोला है जो आया है वही रखना है। तो मेरा A2 कितना आ गया 11। अब A3 देखो, A प्लस 2D, तो 6 प्लस 2 इंटू में 5, 5 2 10, 10 प्लस 6 16। तो यहां पर लिखते जाओ 6, 11, 16। चलो इन्होंने 3 ही दी थी पर हमारा तो दिल बड़ा है ना, हम इनको एक और एक्स्ट्रा वैल्यू दे देते हैं। A प्लस 3D इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू में 3 इंटू में 5, 5 3 जा 15, 15 प्लस 6 21। तो हमने इनको दे दी 21 तक वैल्यू। ये हमारी आ गई न्यू एपी। ये हमारे को निकालना था, कॉमन डिफरेंस हमारे को निकालना था। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन था। सिंपल सा आपके सामने आपको एक एपी दे रखी थी, उसका कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस को हमारे को वही रखना है। फर्स्ट वैल्यू हमारी को 6 दे रखी है, हमारे को एक न्यू एपी फॉर्म करनी है, वो हमारे सामने ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना फिर से आ गया है। x की क्या वैल्यू होती है हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। यहां पर आपको एक टेबल दे रखी है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी की। अभी इससे
एक क्वेश्चन पहले शायद से मैंने आपको मीडियन वाला कराया था, सेम उसी चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिक्स से आपका अगला क्वेश्चन आ गया है मोड का। ये भी ग्रुप डेटा के साथ आया है, तो यहाँ पर मोड निकालना उतना आसान नहीं होगा जितना आपने अब तक की क्लासों में देखा होगा। तो यहाँ पर आप पहले तो ये फॉर्मूला याद करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस ब्रैकेट में f माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू में h। तो जरा ध्यान से देखो, एक एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें क्या डिनोट करती है। जो L है वो आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। तो चलो फिर से अभी ये वर्ड आया है मॉडल क्लास, तो मैं आपको बता दूं मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी कि ये समझ लो ये वो क्लास होती है जिसके अंदर आपका मोड पाया जाने वाला है। तो इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हो। इसको निकालते कैसे हैं, जिस भी ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है आपको, वो आपकी मॉडल क्लास बन गई। ठीक है, f1 क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी मॉडल क्लास है उसके सामने लिखी फ्रीक्वेंसी आपकी f1 हो गई। f नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। h क्या हो गया, क्लास साइज, यानी कि जो ये क्लास इंटरवल है इनके बीच के गैप को h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहां पर x नजर आ रहा होगा आपको, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मॉडल, सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास निकालनी है। तो मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, उसके लिए ध्यान दीजिए, आपको मोड ऑलरेडी दे रखा है 38। अभी मैंने आपको बताया जिसके अंदर हमारा मोड होता है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। जरा ध्यान से देखिए, 30 से 40 के बीच में आएगा, तो ये आपकी बन गई मॉडल क्लास। क्या हो गई मॉडल क्लास, 30 40। एल आ गया आपका मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, एच आपको पता ही है 10, गैप दिख रहा होगा आपको। F1 क्या हो गया, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F नोट क्या हो गया, मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या हो गया, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी x। यानी आपको यहां से देख के समझ आ गया होगा आपको क्या निकालना है, आपको F2 निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आप F2 निकाल लोगे तो वही आपका x होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखो, मोड इक्वल्स टू L की जगह क्या आ जाएगा 30, F1 की जगह क्या आ गया, ध्यान से देखो कहां है F1 16, F नॉट की जगह 12 अपॉन में 2 इंटू में 16 माइनस 12 माइनस x इंटू में 10। ठीक है, मोड हमारे को दे रखा है कितना 38, 30 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 12 4 अपॉन में 32 माइनस 12 30। देखो 16 2 जा 32, 32 माइनस 12 कितना होगा बताओ 20 माइनस x इंटू में 10। अभी ध्यान से देखो, यह आ गया आपका 8, यह आ गया आपका 40 अपॉन में 20 माइनस x। अभी यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 8 20 माइनस x इक्वल्स टू 40, 8 2 जा 160 माइनस 8x इक्वल्स टू 40। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 160 माइनस 40 इक्वल्स टू 8x, यह आ गया 120 इक्वल्स टू 8x। अब इसको सॉल्व करो, किस पे जाएगा ये 15 पर, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, 120 अपॉन में 8 बताइए ना 15 आंसर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। यही आपको फाइंड करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहली बात तो आपको फिगर देख के समझ आया होगा थोड़ा बहुत, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 सर्कल का ये क्वेश्चन है। xy and mn are the tangents drawn at the end points of the diameter DE of the circle with center O। क्या कह रहा है, ये डायमीटर दे रखा है एक सर्कल का DE, O उसका सेंटर है, D से एक टेंजेंट जा रही है xy और E से एक टेंजेंट जा रही है mn। या ऐसे समझ लो कि xy और mn सर्कल के ऊपर टेंजेंट है जो सर्कल को D और E पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और अगर DE को ज्वाइन करा जाए तो वो सर्कल का क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है। समझ आई बात। अब जरा ध्यान से देखें कि हमें ये बताना है कि जो xy है वो mn के पैरेलल है। हमारे को क्या प्रूफ करना है कि xy पैरेलल है mn के, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव
कि एक्स वाई पैरेलल है एम एन के। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बच्चे थोड़ा सा रिकॉल करें, आपने 10 चैप्टर पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको मैं बताऊंगा आप अपनी एनसीईआरटी खोलें और पेज नंबर पता नहीं लेकिन थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है कि जो टेंजेंट्स होती है वो सर्कल को जहां टच करके जाती है, वहां से अगर आप रेडियस ड्रॉन कर रहे हो सर्कल पर, तो वो जो रेडियस और टेंजेंट है उनके बीच में जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बनाती है। कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल से जा रही है तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। यही आपकी थ्योरम 10.1 आपको सिखाती है। तो सबसे पहले ये देखो एक्स वाई टेंजेंट है, ओडी रेडियस है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो ध्यान से देखो एंगल ODX, ODX किसके बराबर हो गया बताओ जल्दी, 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम कह रही है ऐसा, थ्योरम 10.1। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑन टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ODX, ODX किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के। अब देखो ये ODX क्या है, बेसिकली EDX है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं EDX। बात तो यही है ना, एंगल D तो आपका 90 डिग्री रहा। इसी तरीके से अगला देखो एंगल OEN, OEN ये भी कितना है 90 डिग्री, सेम कोज, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑन टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो OEN क्या है, इसको भी DEN लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो एंगल EDX एंड एंगल DEN कौन से एंगल्स हैं, आर अल्टरनेट, करेक्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिन बच्चों को ये बात पता थी वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वो और वो अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहां से ध्यान से देखो EDX इक्वल 90 डिग्री, एंगल DEN इक्वल टू 90 एंड EDX इक्वल हो गया एंगल DEN के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब वो पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं। देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल हो गई MN के। ठीक है, यही आपका रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, जब वो पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं। जैसे आपको सिखाया गया था कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर अल्टरनेट इंटीरियर है तो वो इक्वल होंगे, तो इसका वाइस वर्सा भी क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू कैसे कि EDX और DN इक्वल हो गए और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, तो एक्स वाई पैरेलल हो गया किसके, MN के। अगला क्वेश्चन हमारा और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो सेक्शन ए है उसमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस मिली थी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरनल चॉइस मिली थी। इंटरनल चॉइस के पहला क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 10 सर्कल से था, इस वाला भी आपका चैप्टर 10 सर्कल से ही अगला क्वेश्चन इंटरनल चॉइस में दे रखा है। जनरली ऐसा ही होता है, जब आपको इंटरनल चॉइसेस दे रखी होती है तो वो सेम चैप्टर की होती है, क्वेश्चन का फर्क होता है। ठीक है, तो आइए अगला करते हैं हम। देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब मतलब इसको कवर कर रखा है, ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये 4 साइडेड से एकदम कवर है जो उसको टच करके जा रही है। तो बेसिकली आपको समझ तो आएगी होगा कॉन्सेप्ट कि ये एक एक जगह पे टच कर रही है, तो ये आपके टेंजेंट्स कहलाएंगी। और क्वाड्रिलेटरल ABCD बन रहा है, तो गिवन क्या है, AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है। AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है AD की वैल्यू। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका लगभग एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा फर्क होगा, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले नाम दे देते हैं जहां जहां पर ये सर्कल को टच कर रही है, P, Q, R, S,
ठीक है, मैंने नाम दे दिया ना, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो कैसे टच कर रही है उसको मैंने नाम दे दिया। अब जरा ध्यान से देखो करना क्या है। गिवन डैट, क्या गिवन है आपको, AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये चीजें आपको गिवन है। साथ साथ आपको क्या नजर आ रहा है कि जो ये AB है वो सर्कल के टेंजेंट है, BC जो है सर्कल की टेंजेंट है, CD टेंजेंट है, AD टेंजेंट है। यहां पर लिख देता हूं AB, BC, CD and AD are all the tangents on a circle, ठीक है, and touches the circle, टच कर रही है सर्कल को at P, Q, R and S respectively। ये लो, ये आपका प्यारा सा बना दिया मैंने गिवन। अब बात करते हैं टू फाइंड की। टू फाइंड क्या करना है, एडी आपको फाइंड करना है। इसको छोड़ो, प्रूफ देखो, बहुत सिंपल सा प्रूफ होने वाला है। एपी और एएस इक्वल है, याद आ रहा है कुछ? थ्योरम 10.2 क्या कहती है, जब एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए, इससे दो टेंजेंट सर्कल पे बनाई जाती हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो एपी इक्वल हो गया ए एस के, रीजन लिखेंगे अभी। इसी तरीके से बीपी इक्वल हो गया बी क्यू के, करेक्ट, बी क्यू के, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसी तरीके से क्यूसी इक्वल हो गया किसके, क्यू आर के। क्यू, ध्यान से देखो, सी आर इक्वल हो गया सी क्यू के। इसी तरीके से डी आर इक्वल हो गया डी एस के। इसी तरीके से डी आर इक्वल हो गया डी एस के, ठीक है। रीजन क्या देंगे आप, सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं, जिन बच्चों को पता है वो समझ गए होंगे, थ्योरम 10.2, और यहां पर लिख दो टेंजेंट्स फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। अब जरा ध्यान से देखो करना क्या है, ऐड कर दो सारी इक्वेशन को, ऐड 1, 2, 3 एंड 4। और आपको ऐड करने का रूल पता ही है, LHS एक साथ, RHS एक साथ। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके इक्वल हो गई, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। AP प्लस BP क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं ना। इसी तरीके से CR और DR क्या बना रहे हैं, CD। AS और DS, देखो AS और DS क्या बना रहे हैं, AD। और BQ और CQ क्या बना रहे हैं, BC। आ गया आपके पास ये सब। अब आपको कुछ नहीं करना, AB की वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है, फाइंड आउट करो। ध्यान से देखो, AB की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7, CD की वैल्यू 4, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू AD प्लस BC यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो AD कितना आ गया, 10, और ये 7 इधर जाएगा तो 7 माइनस में 3, तो AD आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं। इसी के साथ हमारा सेक्शन समाप्त होता है।